इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सर्वोपरि है देश हमारा, तिरंगा अपनी शान है। शत शत नमन हमारा उनको जिनका सर्वोच्च बलिदान है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम किसान की बात में। और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ कमलेश मुदगल और मेरे साथ हैं अमित तिवतिया। कमलेश, बहुत शानदार आपने लाइन से शुरुआत की, कार्यक्रम किसान की बात की, और हम तो ये जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं इस देश के उस सर्वोच्च बलिदान को शत शत नमन करते हैं कि उनसे अस्तित्व हमारा है। जिंदा खेत खलिहान है, कतरा कतरा ऋणी है उनका, भारत देश महान है। ये भारत देश महान है। निश्चित ही जब देश की आजादी की गाथा की बात आती है तो मन उत्साह से भर जाता है। हम उत्सुक होते हैं कि हमें कोई बताने वाला हो कि क्या आजादी के बाद देश में हुआ, हमने कितनी मुसीबतों का सामना किया, कैसे इस भूखे पेट को अन्न मिला, किस प्रकार से हम सशक्त होकर आगे बढ़े। इस देश की महिला सशक्तिकरण की बात हो, देश की राजनीति की बात हो, आर्थिकता की बात हो, सामाजिकता की बात हो, या इस देश के भूमि पुत्र अन्नदाता किसान की बात हो, सच में मन रोमांचित होता है। देखिए, रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब घर में बुजुर्ग इस तरह की बात करते हैं या किसी माध्यम के द्वारा हमें ये पता लगता है कि हमारे जो पीढ़ियां गुजरी हैं उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना करके आज इस देश को इस यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम कि विश्व की अग्रणीय पंक्ति में हम शामिल हो गए हैं। और अमित, एक और भी तो बात है ना कि जब हमारा युवा किसान और बुजुर्ग किसान दोनों के विचार मिलते हैं और जब हमारे वैज्ञानिक उसमें अपना योगदान देते हैं तो फिर तो सोने पर सुहागा होता ही है। बिल्कुल, आपने सही कहा भाई। और आजादी के बाद देश में कृषि किस प्रकार से बढ़ी, हमारा किसान कैसे खड़ा हुआ, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, हमने भी आज इसी जानकारी के लिए हम जानना चाहते हैं, वो कहानी गाथा वो सुनना चाहते हैं कि कैसे देश आज़ादी के बाद खड़ा हुआ और हम कृषि में आत्मनिर्भर पर बने हैं। आज़ादी के बाद देश के कृषि विकास को बताने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है डॉक्टर जगदीप सक्सेना को। आप पूर्व संपादक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के। सर, बहुत बहुत आपका पहले तो आभार और अभिनंदन, दोनों ही आभार। आपका भी नमस्कार और धन्यवाद इस अवसर पर आपने हमें याद किया है। अरे सर, आकाशवाणी में आप समय समय पर आते रहते हैं और आपकी जो सेवा है वो चलती रहती है। हमारे सभी जो श्रोता हैं वो भली भांति पहचानते हैं, जानते हैं कि आज पुनः एक बार फिर हम भारत गाथा जो आज़ादी के बाद देश के कृषि विकास की है वो सुनेंगे डॉक्टर जगदीप सक्सेना से। सर, मन रोमांचित है और पहला प्रश्न आ ही गया है मन में, तो क्यों ना कमलेश पूछ लिया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, जब प्रश्न की बात होती है और जब हमारा किसान यानी हमारा अन्नदाता हमारे सामने होता है तो उनके मन में भी ये प्रश्न होगा कि जब हम पिछला इतिहास देखें तो उस समय हमारी कृषि क्या थी और जब आज का हम एक समय देखते हैं तब हमने कितनी उन्नति की है। तो सबसे पहले प्रश्न डॉक्टर साहब मैं यही पूछना चाहूँगी कि हमें आज़ाद हुए 78 साल हो गए, तो जब पिछले 77 साल थे उनमें जो कृषि क्षेत्र में बदलाव जो आए हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, यही मैं आपसे पूछना चाहूंगी। कमलेश जी, आपने मन में इतना जोश भर दिया है कि मैं भी अपने सभी श्रोताओं को, किसानों को और भारतवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी। और जैसा आप कह रही थी कि देखिए, जो स्वतंत्रता दिवस होता है ये एक अवसर है हमारे लिए पीछे मुड़कर देखने का जी। कि पिछले 77 वर्षों में हमने एक राष्ट्र के रूप में कितना कुछ अर्जित किया, कितना विकास किया, कितनी समस्याओं को सुलझाया, कितनी चुनौतियों को पार किया और अब हमें आगे क्या करना है, इस पर भी थोड़ा सा विचार आवश्यक है।
तो जैसा हम सभी देख रहे हैं और पूरी दुनिया अनुभव कर रही है और हम भी अनुभव कर रहे हैं कि भारत ने लगभग हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति और उन्नति की है। जी। केवल कृषि की बात ही नहीं है, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, IT सभी क्षेत्रों में हमारी बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जो कृषि क्षेत्र है और इससे जुड़े जो क्षेत्र है, जैसे बागवानी है, पशुपालन है, डेयरी है, मात्स्यिकी है, ये सब हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि हमारी थाली में जो भोजन है, जो पोषण है, वो कृषि क्षेत्र से आता है, खेत खलिहानों से आता है। यानी कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र पर टिकी है हमारे देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और अर्थव्यवस्था भी। जी। अब अर्थव्यवस्था इस तरह से टिकी हुई है कि लगभग 43% आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। जी। और राष्ट्रीय GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और इसके सहयोगी क्षेत्र मिलकर 18% का योगदान देते हैं। और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि अगर कृषि सफल तो सब कुछ सफल, सब कुछ मंगलमय होगा, और अगर कृषि कमजोर पड़ गई तो आप समझ लीजिए कि आगे कुछ भी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी देख रही है कि हमारे हरे भरे खेत हैं, खलिहान हैं, देश के अनाज के गोदामों में ज़रूरत से ज़्यादा अनाज है, देश में खाद्य सुरक्षा है, इतनी खाद्य सुरक्षा है कि 80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। जी। लेकिन आज़ादी के समय स्थिति इससे ठीक उलट थी, बहुत शोचनीय थी। दरअसल हमारे देश को जब 1947 में आज़ादी मिली तो उस समय हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो बंगाल में 1943 में भयंकर अकाल पड़ा था, उसकी काली छाया मंडरा रही थी। जी। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा शायद कि उस समय 20 से 30 लाख लोग केवल भूख और कुपोषण और उससे उत्पन्न रोगों के कारण चल बसे। जी। और भारत सरकार या उसमें जो ब्रिटिश सरकार थी उसको कोई इस बारे में ऐसे चिंता नहीं थी। नहीं। जी। तो एक तो वो काली छाया मंडरा रही थी। दूसरी बात क्या हुआ कि विभाजन की विभीषिका आ गई। विभाजन की विभीषिका में हुआ ये कि गेहूं उगाने वाले बहुत सारे क्षेत्र, चावल उगाने वाले बहुत से क्षेत्र जो उपजाऊ क्षेत्र थे, वो पाकिस्तान में चले गए। और राजनीतिक कारण सभी जानते हैं, जिससे कि विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ गए थे। बस ये था कि भाई आज़ादी की चल रही है। लेकिन देखिए, आप कुछ भी करें, आपको भूख तो मिटानी है। जी। लोगों का पेट तो भरना है। तो आज़ादी के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं। कृषि नहीं कर सकती। कृषि पे हमको सबसे पहली प्राथमिकता के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ उपाय करे होंगे। और ये भी मैं बता दूं कि इस समय हमारी आबादी जो थी देश की, वो लगभग 36 करोड़ थी और अनाज उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन था, जो कि बहुत ही कमज़ोर था। तो अब किया क्या? अब उसमें जो कुछ मजबूरी में किया गया, उसमें सबसे काम तो एक हुआ कि हमने कई विदेशों से, ख़ास तौर से अमेरिका से गेहूं मंगाने लगे, जो कि PL 480 योजना के अंतर्गत आता था। लेकिन जैसा होता है, कोई भी अगर आपको देता है कुछ तो वो अपना बचा खुचा ही देता है। तो उस समय एक लाल रंग का बहुत घटिया गेहूं आया करता था देश में, और वो पानी के जहाज़ से गेहूं आता था। जी। और जहाज़ जब वो समुद्र तट पर लगता था तो अनाज की बोरियां, गेहूं की बोरियां वहाँ से उतार कर और सीधे राशन की दुकानों पर पहुंचा दी जाती थी। अब हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शायद राशन की दुकानों की जो व्यथा और पीड़ा होती है उससे परिचित नहीं होगी। लेकिन उस समय जो है राशन की दुकानें हमारी जो थी, बड़े में सामाजिक में स्थिति बड़ी केंद्र बिंदु में थी। और हमें 5-5 किलो गेहूं के लिए, 1-2 किलो चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। तो दुनिया जो थी ये देख रही थी जी। और हिंदुस्तान जो था वो भुगत रहा था। तो हमारे लिए कहा जाता था कि हिंदुस्तान में शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस है, जहाज से आया और थाली में आपके पहुंचा दिया गया। और दुनिया भारत को जानती है किस नाम से पुकारती थी? बैगिंग बाउल कहती थी कि ये जो है ये एक भिखारी देश है। और पश्चिमी देशों के बहुत से विशेषज्ञों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत में अब की ऐसा भयंकर अकाल पड़ेगा, ऐसा भयंकर अकाल पड़ेगा कि पूरी दुनिया देखेगी वो कितने लोग काल कलवित हो जाएंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है। खैर, अब इसके ऊपर क्या हुआ, रही सही कसर जो थी वो 1962 और 1965 में भारत को युद्ध की विभीषिका में जुड़ना पड़ा। जी। और 1965 में ही एक भयंकर सूखा भी पड़ा। तो स्थितियां जो थी, जिसको कहते हैं कि और खराब हो गई, बद से बदतर हो गई। जी। बहुत ही गंभीर संकट हो गया। ये वो दौर था
जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई सप्ताह में एक दिन गेहूं चावल मत खाओ, शकरकंद और आलू खाओ, क्योंकि अनाज बचाना है। और यहाँ तक ये भी कहा गया कि जो दिल्ली के रहने वाले हैं जानते होंगे कि यहाँ बड़े बड़े बंगले थे उस समय, आज भी कुछ हैं, तो उनके लॉन में गेहूं उगाया जाए। प्रधानमंत्री जो थे वो भी गेहूं उगा के और हल चलाया करते थे जी। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका जो लाल गेहूं बेचता था उसने उसमें भी आनाकानी शुरू कर दी, वो भी नखरे दिखाने लगा, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र था और हम एक दुर्बल राष्ट्र थे। और इसी समय जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया जी। इस नारे का मर्म क्या था? इस नारे का मर्म यह था कि हमारे देश की सुरक्षा जितनी जरूरी है उतनी ही हमारी खाद्य सुरक्षा भी जरूरी है जी। और खाद्य सुरक्षा कौन ला रहा था? किसान, मेहनतकश किसान, अन्नदाता। तो उसकी भी जय हो और किसान की भी जय हो। बाद में जब समय बदला तो इस नारे में और भी बदलाव किए गए, जिक्र में आगे करूंगा। तो इस समय सरकार ने फिर ये कहा कि भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता। तो सरकार ने एक बड़ा कठिन और दूरगामी निर्णय लिया, ठान लिया कि देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है जी। अब हमें जो है इस देश को अन्नदाता से मुक्ति दिलानी है। हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन अन्नदाता का दौर जारी था। हमारे पैरों में अन्नदाता के, जो अन्नदाता नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि जो अन्न हमको दान देते थे, उन्होंने जो है हमारे पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी। तो आत्मनिर्भर बनाने की एक बार जब ठान ली गई तो पूरी एक योजना बनाई गई और इसमें एक मैं कहता हूँ कि एक मजबूत त्रिवेणी बनाई गई। और इस त्रिवेणी में शामिल कौन था? कृषि वैज्ञानिक, हमारे देश के मेहनतकश किसान और राजनीतिक समर्थन जी। राजनीतिक समर्थन भी बहुत जरूरी था, अभी इसके भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे जी। तो इसके बाद जो हुआ वो भारतीय कृषि की सबसे गौरवशाली गाथा है। सफलता की एक अद्भुत कहानी है, सफलता की एक मतलब बेमिसाल गाथा है जो कि पूरी दुनिया में सराही गई जी। और इसे दुनिया ने हरित क्रांति कहा। केवल हमने नहीं कहा, पूरी दुनिया ने इसको हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है कि हरित क्रांति जो है सफल कैसे हुई जी। तो इसके लिए मेक्सिको से गेहूं की बोनी और अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज मंगाए गए जी। अब देखिए, बीज मंगाना किसी दूसरे देश से ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राजनीतिक समर्थन ना हो बिल्कुल। तो ये जो बीज मंगाए गए, मैं ये कहता हूँ कि ये बीज केवल जो थोड़ी मात्रा में मंगाए गए थे, इन्होंने ही हमारे देश में हरित क्रांति की बुनियाद रखी। ये बीज जो थे हमारे लिए भारत की अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बीज थे। तो जब ये आ गए हमारे यहाँ बोनी गेहूं के बीज, तो उसके साथ मेक्सिको के एक बहुत प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी, जिन्होंने वो किस्में बनाई थी जी। वो भी भारत आए और उन्होंने हमारे देश के जो शीर्ष कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनके साथ मिलकर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के गाँव में गए। वहाँ किसानों को बताया कि हम जो नई किस्में लाए हैं, जो नए बीज लाए हैं, इनको आप अपनाओ जी। इनको उगाओ, क्योंकि ये भी एक आसान काम नहीं है। क्योंकि किसान ये चाहता है कि उसकी पैदावार बढ़े, उत्पादन बढ़े। अब वो जो बरसों से अपने परंपरागत बीज लगाता जा रहा है उसको ही करता है जी। लेकिन देखिए, एक छोटी सी तकनीकी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी भारतीय किस्में पहले की थी वो ऊंची हुआ करती थी, लंबी थी जी। तो उनको अगर आप किसी तरह से ज़्यादा उपज देने के लिए तैयार भी कर लो तो उनमें जब बाली लगेगी तो वो उसके बोझ से ही गिर जाएगा जी। तो बोनी किस्मों में ये सामर्थ्य थी कि वो इस तरह से आगे बढ़ें और अधिक पैदावार दें। और जब इसके बीज उत्पादन के लिए, इसकी खेती के लिए किसानों को बड़े पैमाने प्रेरित किया गया। अच्छा, इसके लिए ना उर्वरक भी चाहिए थे, तो उर्वरक की व्यवस्था करी गई, फिर सिंचाई की व्यवस्था करी गई। तो नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे या जल्दी ही हम कहें सन 1968 तक भारत ने अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली और विदेशों से अनाज मंगाने की मजबूरी हमेशा के लिए। यहाँ पर दो चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा जिससे इस योगदान का महत्व पता चलता है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला, क्योंकि उन्होंने केवल भारत में नहीं दुनिया के और भी बहुत सारे हिस्सों में इस प्रकार की क्रांति करी थी कि लोगों को, उनको कहा जाता था कि भूख से लड़ने वाला योद्धा, और उन्होंने भारत आके ये कमाल किया। और डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में आप जानते हैं कि उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है
और हाल में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया है। तो इसके साथ ही शुरू हुई कृषि विकास की यात्रा जो आज भी अपने सुनहरे इतिहास के साथ जारी है। जी। अगर वर्ष 50-51 के साथ वर्तमान की तुलना करके देखें, यानी वर्ष 2023-24 की, तो हम कह सकते हैं कि अनाज उत्पादन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। बागवानी उत्पादन यानी फलों और सब्जियों में 14 गुना वृद्धि हुई है। जी। मछली उत्पादन में 23 गुना वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन में 13 गुना वृद्धि हुई है और अंडा उत्पादन में 48 गुना वृद्धि हुई है। अब इस वृद्धि को जो है आप अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमें दिखाई भी देती है। जी। ये कहती है, जब हम पहले के समय में अगर आप 1970-80 तक का भी दशक देखें, कुछ 90 तक का भी, तो हर मोहल्ले में 1 या 2 फल की दुकानें हुआ करती थी और वहाँ जो फल लेने जाते थे ये माना जाता था कि इनके परिवार में कोई बीमार है। जी। जी। तभी वो फल लेने आए, क्योंकि फल जो था उसकी उपलब्धता उतनी नहीं थी, उसकी कीमत भी ज़्यादा थी। जी। तो इस प्रकार की परेशानियों से, चीनी का देख लीजिए, चीनी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब हमारे पास इतनी चीनी है। और मैं ये कहता हूँ जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि हमारे पास आज इतना अधिक अनाज है कि हम जो गरीब देश हैं, जो युद्ध की आपदा से या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं, जी। उनको हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। मतलब बैगिंग बाउल से लेकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। जी। इसको मैं ये भी कहता हूँ कि हम अभाव से अपार तक पहुँचे हैं। जी। पहले अभाव की दिशा में थे, जबकि अब जो है हम अपार हैं। और ये तब हुआ है जबकि देश की आबादी लगभग 4 गुना बढ़कर 142 करोड़ के पार पहुंच गई है। सोचिए, कहाँ 36 करोड़ थी। जी, बिल्कुल। और उसमें हम दाने दाने को मोहताज थे, और अब 142 करोड़ है और हम अनाज को बाहर भेज रहे हैं। जी। और इस समय हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भी हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सच पूछो तो एकदम शब्द ऐसे हो गए ना कमलेश की मन रोमांच से भर गया। ये एक ऐसी गाथा है कि हम कहाँ से चले और हम कहाँ तक पहुँचे। इस यात्रा में हमने कितनी मुसीबतों का सामना किया। अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि कितने अकाल झेले, कितने लोग काल के ग्रास बने, और आज ये देश हंसता गाता खिलखिलाता, नगमे जो हम सुनते हैं खेतों खलियानों के। तो इस पूरी यात्रा में निश्चित रूप से हमारे देश के युवाओं को सुनना चाहिए। एक प्रेरणा मिलती है, हम प्रतिबद्ध होते हैं और खड़े हो उठते हैं तो मन में आता ना कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। आज डॉक्टर साहब ने जो स्फूर्ति और प्राण हमारे श्रोताओं को दिए, हमें दिए अपनी गाथा के माध्यम से, निश्चित रूप से आगे भी डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा अंतराल कार्यक्रम में लेना है। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एक छोटे से अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम किसान की बात में। विषय है आज का आज़ादी के बाद देश में कृषि विकास। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ बने हुए हैं डॉक्टर जगदीप सक्सेना, जो पूर्व संपादक रह चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा, नई दिल्ली में। जी, डॉक्टर जगदीप सक्सेना का हार्दिक अभिनंदन हम कर चुके हैं, उनसे गाथा सुन रहे हैं और संपादक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत सरकार से। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि हम कैसे निम्न से उच्च तक पहुंचे, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं अगर हम एक प्रतियोगी क्षेत्र के माध्यम से देखें तो प्रथम आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रथम स्थान पर बने रहना वो बड़ी बात है। तो क्या हम अगर वर्तमान परिवेश को देखते हैं, जहां एक और जलवायु परिवर्तन से हमारे वैज्ञानिक देश के लड़ रहे हैं, हमारे जो देश के कृषि अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक बेटे हैं, वो नई आने वाली चुनौतियां का सामना किस प्रकार से करेंगे, अनुसंधान कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उनमें क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं और किस प्रकार उनसे निपटा जा रहा है, इसके संदर्भ में कुछ बताएं। अमित जी, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमने अभी तक की यात्रा बताई जी, उसका एक इम्पैक्ट क्या हुआ। देखिए, जैसे हमने आपके और अपने सभी श्रोताओं से साझा किया कि उसमें भारत को बैगिंग बाउल कहा जाता था। बिल्कुल, और अब क्या कहा जाता है? अब कहा जाता है पावर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बात है, ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और देखिए, फूड फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। जी। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी जो उम्दा क्वालिटी की जो कृषि जिनसे हैं उनका निर्यात भी करते हैं। हमारे बासमती चावल की, हमारे मसालों की और हमारे श्री अन्न की, जो अभी हाल में शब्द आया है जिसको हम पहले मोटा अनाज कहते हैं, दुनिया भर में मांग है। जी। दूध, दालों और श्री अन्न के हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। और फलों, सब्जियों और इसके अलावा अनाजों के, चीनी के, कपास के हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो हमारी एक विशिष्ट पहचान बन गई है, एक मजबूत पहचान बन गई है। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि जो चुनौतियां आई उनको हमने कैसे निपटा। जी। तो देखिए, ये हरित क्रांति के समय ही तय हो गया था कि अगर कृषि का उद्धार करना है, इसका विकास करना है, अन्नदाता को भी सशक्त बनाना है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ेगा। जी। और इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नामक जो संस्था है, जिसे बहुत से लोग ICAR कहते हैं, उसके अंतर्गत इस समय 113 अनुसंधान संस्थान, 77 कृषि विश्वविद्यालय और 731 कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। जी। इन सब ने मिलकर एक ऐसे कृषि परिवेश का, एक ऐसे अनुसंधान परिवेश का निर्माण किया है जिससे कि हम चुनौतियों को निपटने में सक्षम हो रहे हैं। जी। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाया है, क्योंकि हमारे जो केवीके हैं वो सीधे जो उसके वैज्ञानिक हैं वो किसानों से संपर्क करते हैं, उनके खेतों में प्रदर्शन करते हैं, उनकी जो भी समस्या आती है उसको सुलझाते हैं। जी। तो पीछे मैं और जाऊंगा कि जब हमने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, जी, उसके बाद जैसे जैसे समय बदला उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते रहे। जैसे जय जवान जय किसान के बाद हमने जोड़ा जय विज्ञान। जय विज्ञान, बिल्कुल। और हाल में हमने उसमें जोड़ा जय अनुसंधान। जी। तो इसी इस बात से आप समझ सकते हैं कि हम विज्ञान और अनुसंधान के सहारे आगे बढ़े। जी। तो हुआ क्या कि एक तो जो दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता आई, क्योंकि हम पहले जो है वो दूध भी पाउडर वाला मंगाया करते थे, और अब हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उपजाते हैं। जी। हमारे यहाँ जो औसत दूध उपलब्धता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इसको हमने कहा श्वेत क्रांति। फिर फलों के उत्पादन में जब आया उछाल तो हमने उसको कहा स्वर्ण क्रांति। जी। फिर जब खाद्य तेलों के उत्पादन में सुधार आया तो हमने उसको कहा पीली क्रांति। इस तरह से कृषि के क्षेत्र में बहुरंगी क्रांति हुई है। और अब हम सदाबहार क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं।
सदाबहार क्रांति का मतलब ये है, जो आप लोग जिक्र कर रहे थे कि केवल पहले स्थान पर आना नहीं है, बल्कि पहले स्थान पर बने रहना है। सबसे बड़ी बात। क्योंकि अब जो है चुनौतियां धीरे धीरे हमारे सामने आती जा रही हैं। डॉक्टर साहब, बातें आपकी इतनी गहरी हैं कि समझना बिल्कुल, और मन में इतना, हृदय में मतलब उत्सुकता बढ़ती जा रही है, और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि जल्दी जल्दी समय लें। तो अभी हमारे पास समय कम है ना, तो इसी को साथ में अगर आप ये जोड़ दें कि भविष्य के लिए क्या तैयारियां हमारे पास हैं, तो बहुत अच्छा हमारे श्रोताओं को भी लगेगा और हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। जी, भविष्य के लिए क्या है कि हमने जैसे बताया कि खाद्य सुरक्षा, जी, पोषण सुरक्षा, और उसके साथ क्या है, सतत बनाना। बिल्कुल। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी किस्में विकसित करी जा रही हैं जो कि जलवायु अनुकूल किस्में हों। जी, मतलब वो सूखा भी सह सकें, बाढ़ भी सह सकें, ऊंचा तापमान भी सह सकें, और पाला भी सह सकें। इसी तरह पोषण सुरक्षा के लिए ऐसी किस्मों का विकास किया जा रहा है जिनमें प्रोटीन है, आयरन है, ये पहले से ज्यादा हो। जी। उनको कहते हैं जैव संवर्धित किस्में, व बायोफोर्टिफाइड किस्में। और अभी हाल में ही 3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 किस्में ऐसी जो हैं जारी की हैं। अब जो कुछ नया हो रहा है वो क्या हो रहा है? अब देखिए, आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। करोड़ों किसानों को स्कोर बढ़ा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने देश में जो है बिना किसी कीटनाशकों के, बिना किसी दवाओं के जो है हम कर सकें, उत्पादन कर सकें, और उनकी विदेशों में मांग भी हो। देखिए, जो भी हमारा प्रयास चल रहा है इस समय, वो कृषि का, उसके साथ साथ किसानों के विकास का भी है, क्योंकि उनकी आमदनी हमें बढ़ानी है। अगर किसान खुशहाल होगा तभी हमारे देश में कृषि विकास होगा, और तभी हमारे देश में कृषि प्रगति होगी। उसके अलावा आप ये देखिए कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं, जिससे कि खेती भी जुड़ी हुई है, पशुपालन भी जुड़ा हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं। फिर हम मैकेनाइजेशन की ओर बढ़ गए हैं। फिर हमने आईटी को बहुत तेजी से अपनाया है। अब हमारे किसान अपने मोबाइल फोन से, मोबाइल ऐप है, पोर्टल है, उन सब से जुड़े हुए हैं। ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग तेजी से आगे बढ़ रही है, और यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जा रहा है। जी। तो हमने खेती की एक तेजी से एक विकास पथ पर अग्रसर है, और मुझे ये कहने में जरा भी संदेह नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि वर्ष 2047 में जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना है, उसमें कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, मन में तो सच में बड़ी तालियां बज रही हैं, करतल ध्वनि। मुझे ऐसा, हाँ, आज ये एहसास, आपने जो कृषि गाथा, ये विकास की कहानी नहीं है, ये वो गाथा है जो आपके मुख और विंद से हमारे श्रोताओं तक जा रही थी। निश्चित ही समय की सीमाओं में बंधे हुए हैं, वरना मन बहुत है कि आपके साथ लगातार समय गुजरे और पूरी कहानी हम सुने। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार कार्यक्रम में। आपका भी आभार, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत जी। किसान की बात कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा